आपको इसमें थोड़ा सा बात करेंगे टेम्परेचर की और थर्मल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो सब कुछ थर्मल फिजिक्स में ही आता है सारा, जितनी हीट की बात होगी, ऊष्मा की बात होगी, वो सारा कुछ थर्मल फिजिक्स में आएगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है। ताप और ऊष्मा में अंतर होता है ना, आपको मालूम है। मान लीजिए कि एक हो गई हॉट बॉडी हो गई और एक है कोल्ड बॉडी है। तो बताइए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा क्या, टेम्परेचर या हीट। तो अब याद रखिए, जब हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगी तो चेंज क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता है। तो हीट के ट्रांसफर से, ऊष्मा के स्थानांतरण से क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा। और ऊष्मा हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो ताप में क्या लिखोगे, ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण के कारण क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा आपको। तो ऐसे इतना ठीक है, सफिशिएंट है इतना। ऊष्मा स्थानांतरण के कारण क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर मिलेगा। तो याद रखना, ऊष्मा का जो प्रवाह होगा तो उसके कारण आपको ताप में परिवर्तन मिलेगा। अब यहां पे हम बात करते हैं ताप के पैमाने कौन कौन से आपने पढ़े। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे नापोगे, बताओ कौन कौन से आपने स्केल पढ़े हैं, मालूम है। एक बना लेते टेबल, उससे समझिएगा। हाँ, एक टेबल में सब कुछ समझ लेंगे। जितना पूरा एक चैप्टर में होता है ताप का पूरा पैमाना, हम एक टेबल में इतना सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो ताप का पैमाना है, मेजरमेंट स्केल, या यहां पे हिंदी में पैमाना लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे लिखते हैं उसका हिमांक। हिमांक मतलब बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। भैया आप लिख लेना, इसमें पूरा थोड़ा बड़ा बनाइएगा, हमने तो छोटा टेबल बनाया है। दूसरा है क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलने लगता है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा क्वथनांक। अच्छा, ये क्वथनांक और हिमांक किसी लिक्विड के लिए फिक्स होता है कि चेंज होता रहता है, चेंज नहीं होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहां पर आप भोजन पकाते, मान लो आपको चावल पकाना है, तो आप चावल पकाओगे, सिंपल सा आपको पता है कि जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो चावल पकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो हम यहां से आपको भेज दें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कहें वही चावल वहां जाके पकाओ, तो क्या उतने ही टाइम में पकेगा या फिर टाइम चेंज होगा, ऐसा क्यों होगा, आपने कहा है दाब के कारण। इन्होंने कहा दाब के कारण।
अच्छा, दाब के कारण क्या हो जाएगा कि चावल देर से पकेगा या जल्दी पकेगा? बताओ, वहां जाने पे देर से पकेगा कि जल्दी पकेगा? अच्छा, हाँ, देर से पकेगा। चलिए, अच्छी बात, एक ये भी जानकारी मिली आपको। और ऐसा क्यों होगा? आपने कहा प्रेशर के कारण, तो प्रेशर ने ऐसा क्या कर दिया, खाना आपका देर से पकेगा। टेम्परेचर को मारो गोली इसको। जो आपका कहना है कि वहां बहुत ठंड पड़ती है ना, तो चावल देर से पकेगा, आपका ये कहना है। ऐसा नहीं होता है। जब ऊंचाई पे जाओगे तो आपको बता रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, और कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कम होने का मतलब पता है कि जो पानी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वहां जाओगे तो 70-80 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप दिमाग से ये निकाल दो, ठंडा गर्म की बात निकाल दो, वहां ठंडी है, इसको निकाल दो। मैंने आपको बोला वहां जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा। अभी नहीं, अभी बात करेंगे उसकी भी। तो वहां पे अगर आप पकाओगे, मैंने कहा वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे जो लिक्विड है, पानी है, यहां 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, तो वहां पे और कम टेम्परेचर पे उबलेगा। अच्छा, ध्यान से सुनना, अब आपको दिमाग लगाना चाहिए। जब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम हो गया ऊपर जाने पे, अब पानी 70-80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल रहा है, तो चावल को जल्दी पकना चाहिए, है कि नहीं भाई? यहां पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आएगा तब चावल पकेगा, तो वहां तो 70-80 डिग्री सेल्सियस होगा जब टेम्परेचर, तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी पकना चाहिए। देर में क्यों पकता है भैया? चावल को पकने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है? तो वहां पे पानी उबलेगा, 70-80 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होगा, लेकिन सिर्फ पानी ही उबलेगा, चावल नहीं उबलेगा। चावल को उबालने के लिए उसका टेम्परेचर लाना होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी वहां पे जो पानी को आपने गर्म करना स्टार्ट किया, तो वो 70 डिग्री सेल्सियस पे मान लो उबलना स्टार्ट हुआ, पानी क्या हुआ, भाप बनना स्टार्ट हो गया। और उस टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस तक लाओगे, जब तक ना, तब तक सारा पानी गायब हो जाएगा, भाप बन के उड़ चुका होगा, चावल वैसे कैसा रखा रहेगा। चावल जलेगा किससे भैया? उसको पकने के लिए तो 100 डिग्री आना चाहिए, इसलिए वहां पे चावल देर से पकेगा। देर का मतलब रख दो चावल, तो कहो सुबह रख दो, कहो शाम को जाके पके जाएगा। भाई हमने क्या कहा कि टेम्परेचर जब तक उसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक नहीं पकेगा। अब 70-80 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट हो गया, तो उस पानी के टेम्परेचर को जब तक 100 डिग्री सेल्सियस लाओगे, तब तक तो सारा पानी भाप बन के उड़ चुका होगा, इसलिए मुश्किल है। नहीं, यही कारण है कि जैसे आपने देखा है कि जो सियाचिन वगैरह पे रहते हैं, बॉर्डर पे लोग सैनिक रहते हैं, सियाचिन जो ग्लेशियर जहां पर टेम्परेचर -40 -50 तक होता है, इतना कम टेम्परेचर और ऊंचाई पर भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग खाना नहीं बनाते। उनको खाने के लिए आर्मी जहां पे कैंटीन होती है नीचे जमीन पे, वहां से खाना पैक करके हेलीकॉप्टर से पहुंचता है ऊपर। और दूसरी चीज, खाना वहां पे लैंड नहीं करता हेलीकॉप्टर की, वहां उतार करके सबको बांटा जाएगा खाना, ऐसे नहीं होता। हेलीकॉप्टर ऊपर ही रहेगा और ऊपर से ही खाना फेंक देंगे। सोचिए कितना मुश्किल होता है। अच्छा, सवाल यह कि नीचे उतारते क्यों नहीं उसको?
हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैं उतार देंगे, दोबारा उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उड़ने के लिए प्रेशर चाहिए, और उतना प्रेशर मिलेगा नहीं तो उड़ेगा नहीं फिर वो। कभी आप वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी कोई गया इसमें? तो देखा होगा वहां पे हेलीपैड बना है ना, जहां पे हेलीकॉप्टर नीचे से उतर के पहुंचता है, ऊपर जाके उतारता है। तो जहां मंदिर है वहीं हेलीपैड क्यों नहीं बना? उससे काफी नीचे बना है ना, काफी नीचे बना है। आप जब घूमने जाओगे तो आप ऊपर रहोगे, ऊपर से देखोगे हेलीपैड वहां बना, नीचे वहां तक हेलीकॉप्टर आता है, उसके ऊपर नहीं आता। क्यों? उसके ऊपर बनाएंगे ना तो लैंड तो करेगा, लेकिन उस पर उड़ना मुश्किल हो जाएगा। उतनी ही हाइट पे उसको बनाया जहां से उड़ने की क्षमता, उड़ पाएगा, फिर दोबारा नीचे जाएगा। नहीं पता चलेगा नीचे से ऊपर तो आ जाएगा, लेकिन फिर उड़ नहीं पाएगा। ये सब सारी कंडीशन होती है। तो भैया तो आप सोच लो, ऊपर जाने के लिए कहीं पे लैंड कराना है, तब भी कितनी फिजिक्स लगानी पड़ती है वहां पे, कि पता चले तो उतार तो दिए, अब उड़ाना है तो उड़ेगा नहीं, बैठे रहो वहीं पे। तो एक चीज ध्यान दो, जो आपने कहा हाइट पे जाने पे खाना देर से पकता है, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है वहां पे, प्रेशर इफेक्ट है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कितने टाइप के होंगे। अच्छा, ये हम स्केल की बात कर रहे हैं। मान लो आपको इनको नापना है, तो सबसे पहला जैसे स्केल हो गया आपके पास, डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। अच्छा, इसी डिग्री सेल्सियस को पहले हम पढ़ते थे डिग्री सेंटीग्रेड, अभी भी कहीं कहीं मिलता होगा आपको, ये चेंज हो गया है, डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। क्यों हुआ इसके बारे में आप पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने? काहे फॉरेनहाइट नहीं पढ़ा? और 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 र्यूमर, और नहीं पढ़ा आपने? र्यूमर नहीं पढ़ा भाई। रैकिन, ये सब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के पैमाने हैं, स्केल हैं। तो चलिए अब आपको बात करते हैं। अगर हम हिमांक की बात करें तो ये दिमाग में अपने पानी को ही रखिएगा। हम हिमांक क्वथनांक जो भी बात करेंगे पानी की ही बात करेंगे, ठीक है। नहीं आप दूसरी चीज की बात करने लगो, खून की बात करने लगो, भी हमारा खून इतने पे नहीं उबलता है ना, तो हम दूसरी चीज की बात नहीं करेंगे। तो पानी जो जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का? तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो जमना स्टार्ट होता है, फ्रीज होना स्टार्ट होगा। कितने पर उबलना स्टार्ट होगा? तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहां लिखते हैं जो स्केल होता है नापने वाला टेम्परेचर, जिससे हम नापते हैं जिस थर्मामीटर से डिग्री सेल्सियस में, उसमें 20-20 में नंबर लिखे होते हैं ना। बुखार नापने वाला थर्मामीटर देखा है, उसमें इसके नंबर लिखे होते हैं ना। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चल रहा है, नंबर आते हैं फिट से। वो कहाँ चल रहा जो थर्मामीटर होता है उसको, हाँ, लेकिन आजकल सब मिलना भी मुश्किल हो गया है। मिलना मुश्किल क्यों हो गया? उसमें भरा होता है पारा, और पारा जो होता है वो वेपोराइज भी होता है। तो होता क्या है, अगर मान लो गलती से कहीं आपके घर में गिर गया, टूट गया, तो पारा तो निकल जाएगा। अब वो पारा जहां गिरा है वो धीरे धीरे एयर के साथ क्या होगा, वेपोराइज होगा, वाष्पित होगा, और आप सांस लोगे, बॉडी के अंदर जाएगा। टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। धीरे धीरे क्या क्या करेगा, अगर थोड़ी ज्यादा मात्रा में चला गया आपकी बॉडी में, मान लो पूरा पारा आपने ही ऑक्सीजन लेकर के पूरा खींच लिया अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, हड्डियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, गल जाएंगी, हड्डी गिरेगी। तो इसलिए बहुत नुकसानदायक होता है, उसको बैन कर दिया गया कि सबको नहीं मिलेगा। वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टर को मिल सकता है, आप जाओगे मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। मान लो कोई बच्चा जाए उसको नहीं मिलेगा, थोड़ा सिंसियर कोई आदमी जाए तभी उसको देंगे, और ऐसे नहीं दे देंगे आपको। उसका दुष्प्रयोग भी होता है। कभी पारा खरीद के देखिए मार्केट में, आपको मिलेगा ही नहीं, उनके पास होगा तब भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे हमारे सामने एक दीदा जागता सबूत था, इधर गांव का नाम मुझे नहीं मालूम है, महारानीगंज पड़ता है इधर, हाँ। तो वहीं पे एक हमारे मित्र थे शशांक श्रीवास्तव, उनके जो मामा जी थे, उनको किसी ने पारा खिला दिया था, खाने में धोखे से खिला दिया था।
तो ज्यादा नहीं खिलाई थी, 2 ही 3 ड्रॉप खिलाई थी, बूंद खिला दिया था, लिक्विड में होता है। अब खिला दिया, अब वो पारा जब गया अंदर, जब पूरी रात उसने रिएक्शन किया बॉडी के साथ, सुबह तक विश्वास नहीं करोगे उनकी एक आंख गल के बह गई, आंख गल के बह गई, और दूसरी आंख एकदम बिल्कुल छोटी सी हो गई, वो भी एकदम बंद हो गई है, बही तो नहीं है, पता नहीं अंदर क्या हुआ भगवान जाने। उनके ये हाथ जो है, हड्डियां मतलब इतनी लचीली हो गई कि ये जैसे ये हमारा हम लोग का हाथ यहाँ से बेंट होता है, उनका अगर ये बीच से मोड़ दो तो ये कर्व शेप में मुड़ जाता था पूरा, ये हड्डी मुड़ जाती थी, इतना कमजोर हो गई। खड़े हो तो खड़े ना हो पाए, पैर बिल्कुल कर्व शेप में हो तो चले गए, सुबह तक वो न चल पाए, बोल नहीं पा रहे, ये मुंह की हड्डियां नहीं काम कर रही, जबड़े हो गए, कमजोर हो गए। लेके हॉस्पिटलाइज किया गया, तब बताया गया कि इन्होंने पारा खा लिया। हाँ अभी हैं, जीवित हैं, लेकिन ना बोल पा रहे हैं कुछ नहीं, क्योंकि पूरा सब नर्वस सिस्टम पूरा बिगड़ गया सब, चल नहीं पाते अभी तक भी, हड्डियां वैसे ही टेढ़ी टेढ़ी हो गई। तो बहुत खतरनाक पारा होता है, इसीलिए अब चल गया इलेक्ट्रॉनिक। खैर इसमें आते हैं, नहीं तो हम वही कहानियां सुनाते रहेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमने कहा जो थर्मामीटर होता है, जो थर्मामीटर होगा, अब बताइए जरा, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक नंबर होने चाहिए ना, तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नाप पाओगे। तो कितने खाने होंगे छोटे छोटे इसमें, 100 होने चाहिए। तो उसमें इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ स्केल, डिवीजन ऑफ स्केल, यानी क्या लिखें इसको, खाने लिख दें, पैमाने के खाने, डिवीजन ऑफ स्केल, इससे मालूम रखना स्केल जो होता है नापने का, उसमें कितने डिवीजन होंगे, कितने खाने होंगे। तो आपने कहा 100 खाने होंगे, इसको किस लिए बता रहे हैं वो भी जानकारी होनी चाहिए, और उसी से हम फार्मूले बना देंगे, क्योंकि आज तक आपने फार्मूले तो याद किए होंगे, लेकिन अभी याद नहीं होंगे, भूल चुके होंगे, अच्छा जितना याद करो याद नहीं रहेंगे, लेकिन इससे हम आपको बता देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा। तो यहां से अब बताइए, फ़ारेनहाइट में आप जब बुखार चेक करवाने जाते हो तो कितना नॉर्मल टेम्परेचर निकलता है, 98 डिग्री सेल्सियस लगभग निकलता है ना। तो कहते हो ना हमारा बुखार नॉर्मल है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में। कुछ लोग के दिमाग में होता है कि हमारा सर्दी बुखार तो 98 हो गया था, 98 डिग्री सेल्सियस, अरे इतना जिस दिन होगा ना, बॉडी तुम्हारी धधक रही होगी आग की तरह, और कोई सर में चढ़ने की बात करते हो, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 115 तक, तब भी आदमी मर जाएगा फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। अच्छा अब मुझे जरा बताना, ये 0 है और फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो द्रव, जो जल 0 डिग्री पर जमता है, वही फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तो इतना लगभग डिफरेंस दिखाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सवाल ये है कि जो बुखार नापने वाला थर्मामीटर है वो डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में इतने की गैपिंग हो गई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस में। तो आप बताइए आपका जो 98 होता है नॉर्मल, उसमें जरा 32 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 130। इतना कभी बुखार हो सकता है, तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस में नापना मुश्किल हो गया, तो बनाया गया फ़ारेनहाइट में। बताइए अब इसका क्वथनांक कितना होगा, अगर हम पानी को उबालना चाहें और नापे फ़ारेनहाइट में, कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालो, कितने खाने होंगे, जितना डिफरेंस होगा उतने खाने होंगे, बता कितना डिफरेंस है, 180, 180 खाने होते इसमें, कितने होंगे। अब बात करते हैं केल्विन की, केल्विन टेम्परेचर बताइए जिस पर पानी जम जाए
या जमना स्टार्ट हो, वो टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन, 273। और अब जब इतने, देखो यहां से जरा इसकी तुलना कर लो, कितने का डिफरेंस है? डिग्री सेल्सियस से इसका 273 का अंतर है। यहां पर बताइएगा क्वथनांक कितना होना चाहिए? 373, 100 का डिफरेंस। कितने खाने होंगे बीच में? 100। अब बात करते हैं र्यूमर, इसका नाम लिख लेना भैया, ना पता हो तो। और ये है रैकिन। रैकिन होता है, रैकिन। तो इसका र्यूमर का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ये है 0 र्यूमर, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है ये 80 र्यूमर का। कितने खाने होंगे? कितने खाने होंगे? 0 से 80 तक 80 खाने होंगे। अब बात करते हैं रैकिन में। ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को बहुत छोटे छोटे पैमाने में नाप सकने की पावर रखता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 492, 492 रैकिन होता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 672 रैकिन होगा। कितने का डिफरेंस है? कह दो, हमको क्या पता है। तुमको 220 का डिफरेंस दिखा, 180 का डिफरेंस है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर हम सभी का फार्मूला एक साथ लिखें तो देखिए क्या बनेगा। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, रैकिन में संबंध। हम भैया सब इकट्ठा संबंध लिखने जा रहे हैं, सभी में, अलग अलग नहीं पढ़ना है। अलग अलग पढ़ोगे तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, यहां सबका एक साथ देखना इधर। अच्छा, कोई बताए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है? संबंध नहीं पता तो यहां से देखिए हम। अच्छा देखो, फार्मूला बनेगा कैसे, ध्यान से देखना, क्योंकि वो आपको याद रखना है, वैसे ही याद रखना जैसे हम बनाने जा रहे हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करना है तो डिग्री सेल्सियस से माइनस कर दो फ्रीजिंग पॉइंट। कितना माइनस होगा? 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट, और डिवाइड कर देंगे जितने खाने होंगे उसमें डिफरेंस वाले, कितने खाने हैं, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में। बताइए अगर बनाना है रिलेशन तो कितना माइनस करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, और डिवाइड करेंगे जितने खाने होंगे हैं। अगर बात करते हैं केल्विन में तो केल्विन के लिए कितना माइनस करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बनाना मालूम हो गया हो कैसे बनाना है, जितने खाने होंगे फिर बनाओगे 1 2 3 बन गए, कौन छूटा? यार वाला छूट गया बीच में ना। बताइए र्यूमर में बनाओगे कितना माइनस होगा? डिवाइडेड बाई। अगर हम रैकिन में बनाए कितना माइनस करोगे? अपॉन में। भैया ये रिलेशन आप याद रखिएगा, टेम्परेचर चेंजिंग का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो बोला जाए आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 23। अरे फ़ारेनहाइट में ही बता दो, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इसको लाना हो फ़ारेनहाइट में तो 98 आना चाहिए ना। करके देखें, चलो करके देखते हैं। जगह कम है, उससे पहले चलो थोड़ी जगह है,
या कुछ नोट पॉइंट लिख ले। अच्छा, एक सवाल है, आपने पढ़ा होगा, कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है? हाँ, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का टेम्परेचर सेम होता है, पूछ सकता है ना, तो निकालना आना चाहिए। एक हम बता देंगे और किसी में भी पूछे सेम होना चाहिए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, तो आप निकाल लोगे। एक हम बता देंगे, उससे पहले आप बताइएगा परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप, इसका मतलब है कि जिस टेम्परेचर पर इस पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज रुक जाए, जम जाए, फ्रीज हो जाए, वो टेम्परेचर कौन सा है? यानी ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हम और आप यहाँ की ऑक्सीजन को खींच पाते हैं, सांस लेते हैं, वो भी जम जाएगी। ऑक्सीजन भी जो पार्टिकल जहां पे है वही वहां पे हो जाएगा। क्या कह रहे हो? काम अटल वाजपेयी बाहर, अटल वाजपेयी जाओ बाहर देखो। हाँ, ध्यान देना, तो हमने कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर सारी चीजें क्या होंगी? रेस्ट में आ जाएंगी, रुक जाएंगी, यानी ये पूरा ब्रह्मांड क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पे वो टेम्परेचर क्या है? बोलो। 273 क्या? आगे नहीं बोलोगे? पूछ रहे हो, बता रहे हो। 273 केल्विन तो भैया मेजरमेंट है, ये कैसे परम शून्य ताप हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी को हम केल्विन में लिखना चाहे कितना होगा? 273 डिग्री से देखो होता क्या है भाई, जैसे प्रैक्टिकल किया गया, देखा गया कि हमारे अर्थ पर जो सबसे हल्की चीजें हैं, सबसे हल्की गैस हो सकती है, और उनमें सबसे हल्की हुई नाइट्रोजन को अगर लिया जाए तो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -180 तक होता है, -180 डिग्री सेल्सियस तक, उससे भी ज्यादा। यानी कि अगर -180 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो लिक्विड नाइट्रोजन जमना स्टार्ट होगी, उससे भी ये कम है, -273। यानी पूरे यूनिवर्स को इसको शून्य किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। अब कैसे प्रैक्टिकल हुआ है वो अभी नहीं हो सकता यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, डिग्री सेल्सियस में कैसे लाओगे? ये आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लाना है तो क्या करोगे? 273 ऐड करना पड़ता है। तो जरा इसमें ऐड करो, कितना होगा? तो भैया मालूम हो गया, 0 केल्विन पर, चाहे 0 केल्विन बोलिए या -273 डिग्री सेल्सियस बोलिए, यह है परम शून्य ताप। ठीक है, अगला है -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब पता चल गया ना कि -40 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। निकाल के देखोगे, एक बता दें तो एग्जाम में अगर पूछा जाए वो टेम्परेचर बताइए जिस पर फ़ारेनहाइट केल्विन सेम हो, वो टेम्परेचर बताइए जिस पर केल्विन और न्यूमर सेम हो,
कैसे निकाल पाओगे ना फिर, तो हम इसको दिखा देते हैं निकाल करके, ऊपर मिटा रहे हैं। नोट हो गया कि नोट करोगे? चलिए देखिएगा। अच्छा, ये फार्मूला बनाना तो आ गया होगा ना? अब याद रखने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ क्या आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट, और उसी से अंतर करके खाने निकाल लोगे और फार्मूला बना लोगे। हाँ ध्यान दो, हम यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन -40 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री फॉरेनहाइट। चेंज करना है ना, देखते कितना आना यही चाहिए क्योंकि नीचे लिखा चुके हैं। तो फार्मूला क्या था बताओगे? C-0 अपॉन और फॉरेनहाइट का याद हो गया फार्मूला। वैसे जब आपने क्लास में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, तो ये फार्मूला हो सकता ना बताया गया हो। इसको कैसे बताया गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 5 जा 2 9 जा, बोला गया C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये बताया गया होगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। तो है वही चीज, लेकिन हमने लॉजिकली आपको पूरा रिलेशन बता दिया था, वो याद करना आसान हो जाएगा। अब यहां से देखो डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू है, तो जितना बोला गया है। अच्छा, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या करना था? अगर मान लो ये ना लिखा हो, ऐसे ही पूछे कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होंगे, तो क्या रखोगे? 40 कहां से लाओगे? मत लिखो इसको, क्वेश्चन बनाते ना। Which temperature is in degree Celsius and degree Fahrenheit will be same। चलो, अब तो हमें 40 भी नहीं पता है, इतना तो मालूम है ना कि कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो x डिग्री सेल्सियस है, तो C के प्लेस पे क्या रखेंगे और F के प्लेस पे भी x रखेंगे, दोनों सेम है ना, और यही वैल्यू हमें बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x बाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ये हो गया 9x 5x 5x इधर ले आओ, 9x माइनस 5x माइनस 160, तो x इज इक्वल टू आएगा, तो आ गया भैया -40 डिग्री टेम्परेचर है जिस पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब ऐसे आप किसी को भी निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेशन का। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, चमक रहा है कौन सा? तो क्वेश्चन ये है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, we know that the temperature of our body is 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
then it is converted into डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो कन्वर्ट करो इसको और बताओ कितना आएगा। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ही फार्मूला यूज करना है आपको। आ गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी लोग ऐसे ही इसी फार्मूले को यूज करके कर लेंगे। सी के प्लेस पे रख देना 37, बाकी पूरा सेम, और एफ की वैल्यू फाइंड कर लेना फार्मूले से। भोले हो गया सबका आया 98.6। चलो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की, चेंज कर लोगे ना इन फार्मूलों से। अब हम बात करते हैं हीट की, ऊष्मा की। ऊष्मा का प्रवाह कैसे करोगे, ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होगा? बताइए ऊष्मा का प्रवाह कितनी विधियों से करते हो आप? सूरज से भी गर्मी लेते हो, कौन सी विधि से आती है वहां से हीट? वो रेडिएशन से आती है। कौन सी रेडिएशन होती है? थर्मल रेडिएशन होती है। वेव कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना शॉर्ट ना बोलो, ऐसा बोलो यही सब सुन लिए सब। तुम तो ऐसा बोलते हो खाली हमारी सुने बस, और किसी को पता भी ना चले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये रेडिएशन सन टू अर्थ आती हैं। तो ध्यान रखना, सन से अर्थ तक जो हीट आती है वो किस प्रोसेस से, किस मेथड से? रेडिएशन से। जैसे मान लो अगर किसी रॉड को आग में डालकर गर्म करना हो, तो आप देखते हो थोड़े टाइम में रॉड का एक सिरा गर्म होने के साथ दूसरा भी गर्म हो जाता है। ये कौन सा मेथड है? इसको बोलते हैं कंडक्शन, चालन द्वारा। यानी जब ऊष्मा वस्तु के कांटेक्ट में आने पर, संपर्क में आएगी, तभी प्रवाहित होगी। तो कौन सा मेथड होगा? कंडक्शन होगा, चालन द्वारा होगी। अगर मान लो जैसे पानी को गर्म करना है, तो पानी को आग पर आपने रख दिया,
तो देखोगे धीरे धीरे पानी नीचे गर्म होगा, उसके जो गर्म हो जाएंगे पार्टिकल वो उठकर ऊपर आते हैं और ऊपर के ठंडे पार्टिकल नीचे जाएंगे। जब ऐसे पूरे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा तो तेजी से आने लगते हैं ऐसे, उसी को बोलते हैं पानी उबलना स्टार्ट हो गया। समझ गए? बाकी अगर आप एक्चुअल में देखो तो उबलता तो उसी टाइम से जिस समय आपने आग पर रखा था। आग पर रखा, नीचे के पार्टिकल आग के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे उनको हीट मिलेगी वो हीट को पकड़ के ले आएंगे ऊपर, और ऊपर के जो पार्टिकल है कह रहे हैं भैया हम भी जाएंगे लाने, वो जाएंगे नीचे लाने जाएंगे हीट को, फिर वो हीट ले लेंगे, फिर ऊपर आएंगे, ऊपर से ठंडे। हाँ, ऐसे ही चलता रहता है पूरा प्रोसेस। तो बताइए लिक्विड में, पानी में जो ऊष्मा प्रवाहित होती है किस विधि द्वारा, कौन सा मेथड? कंडक्शन तो सॉलिड में हो गया, मेटल्स में हो गया। जो डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में, पानी को डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में रखा आपने, नहीं रखा डायरेक्ट, तो ये मेथड कौन सा होगा? कन्वेक्शन होगा। हिंदी में कहते हैं संवहन द्वारा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफर पढ़ना है, या पूरा लिख दो, हीट ट्रांसमिशन कैसे होगा? हीट का ट्रांसमिशन भैया 3 तरह से होता है, आपने पढ़ लिया है। पहला कौन सा है? नहीं बोलोगे। चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। दूसरा कौन सा है? संवहन द्वारा, बाई कन्वेक्शन। और तीसरा है विकिरण द्वारा। बाई रेडिएशन। इन मेथड से होता है। एग्जाम्पल देखो, चालन द्वारा कैसे? लोहे की रॉड, या तो हिंदी में लिखे या तो इंग्लिश में लिखे, लोहे की छड़ का आग में, लोहे की छड़ को आग में गर्म करना। ये क्या हो गया? इसमें ऊष्मा का प्रवाह होगा कंडक्शन द्वारा, चालन द्वारा। वैसे ये भी ध्यान दो, चालन द्वारा हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण लगभग सॉलिड में ही होता है। संवहन द्वारा बाई कन्वेक्शन, द्रव को गर्म करना, ये कन्वेक्शन द्वारा होगा। विकिरण द्वारा यही लिख लो, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? विकिरण द्वारा। इसमें देखो, अच्छा जरा बताइए, क्या इसमें जब चालन द्वारा आपने ऊष्मा को एक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित किया था, तो क्या यहाँ पे जो कण थे वो आगे की ओर गए थे? कण तो नहीं गए थे ना, केवल एक कण ने ऊष्मा दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से ऊष्मा बढ़ती हुई चली गई। जैसे हम मान लो इनको एक मार्कर दे दे, कहते पीछे पहुंचाओ, ये तुमको देंगे, तुम पीछे दोगे, वो पीछे देंगे, ऐसे करके पहुंचती हुई चली जाएगी। किसी ने अपना स्थान तो नहीं चेंज किया। तो इसमें क्या होता है? चालन द्वारा जब ऊष्मा प्रवाहित होगी तो माध्यम के कण गति नहीं करते,
इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते अपने स्थान से, और इसमें करते हैं। हिंदी में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, लिख लोगे ना, बोला था इसमें, लिख लो, ना लिख पाओ तो बताना। माध्यम के कण इसमें क्या करेंगे, गति करते हैं। ऑन मूविंग द पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसमें डज नॉट मूव द पार्टिकल ऑफ मीडियम, इसमें पार्टिकल मीडियम के मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरे में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम ही नहीं चाहिए भाई। सन से यहां तक आती है हीट, कोई मीडियम है हमारे पास लाने का हीट को, नहीं है, तो विदाउट मीडियम किसमें लाइट हीट आती है, रेडिएशन में, विकिरण में। तो ध्यान देना, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें माध्यम ही नहीं चाहिए हमको। तो 3 प्रोसेस है। अब ध्यान देना, अगर मान लो ऊष्मा किसी भी कंडक्टर के, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगी, तो क्या दोनों एंड पॉइंट के टेम्परेचर सेम होंगे, अलग अलग होंगे? तो इन दोनों पॉइंट एंड पॉइंट के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलोगे, उसको टेम्परेचर डिफरेंस बोलेंगे, तापांतर बोला जाएगा। और कितने टाइम तक आपने गर्म किया उसको, इस पर भी डिपेंड करेगा। देखा होगा कोई रॉड किसी भी की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, कोई भी हो, अगर सेम रॉड को पकड़ के आप गर्म करिए तो आप देखोगे कोई दूर तक जल्दी गर्म हो जाएगी, कोई देर में गर्म होगी। ऐसा क्यों होता है? कोई रॉड तेजी से गर्म होगी, कोई धीरे से, कोई बहुत तेज, कोई धीरे। किस जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जैसे इलेक्ट्रिक में होता है, जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें करंट उतना ज्यादा फ्लो होती है, जैसे कॉपर होता है उसमें है? हाँ, सिल्वर तो आपका कॉस्टली पड़ गया, लेकिन जो नॉर्मल यूज करते हो वो कॉपर है। तो सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो आपको पता है सिल्वर है। अच्छा, और अच्छा पूछना हो तो ये मत कहना कि चांस तो सोना हो जाएगा, दिमाग लगा दोगे तो महंगे में और जाएंगे हम। फिर और पूछेगा जो प्लेटिनम हो गया, सोने से महंगा है ना प्लेटिनम, उससे महंगा। फिर सबसे महंगा चले जाओ यूरेनियम चले जाओ, यूरेनियम सबसे महंगा हो जाएगा, सबसे महंगा एलिमेंट है वो। हम देखो, यूरेनियम से एनर्जी इतनी ज्यादा बनती है कि अगर आपको 1 किलो यूरेनियम हो ना, उससे कम भी हो, मुझे लगता है आप पूरी जिंदगी भर अपनी बाइक चलाओगे, कभी ईंधन नहीं खत्म होगा। बॉम्ब बनता है, थर्मल जो पावर है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां भी हम लोग यूज करते हैं। यानी जैसे मान लो बिजली बनानी हो इस रायबली शहर को देने के लिए, तो इतनी बिजली बनाने के लिए मान लो 1 ट्रक कहीं पे कोयला खर्च होगा बिजली बनाने के लिए, और इतनी बिजली यूरेनियम से बनाओगे तो कहीं 250 ग्राम यूरेनियम से बन जाएगी। एक मैं आइडिया बताता हूँ, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, मैंने किया था लेकिन बता रहा हूँ, हो सकता है और कम का यूज हो जाए। सैटेलाइट नहीं, रॉकेट को। इसी चीज को नहीं करते, उसमें ईंधन भरा होता है, इसको नहीं करेंगे। इसको करेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए एनर्जी, और वही महंगा आता है। तो हम क्यों महंगी चीज इस्तेमाल करेंगे अगर सस्ते में काम हो जाए तो? हम इंडिया वाले, हम लोग जुगाड़ से काम कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा नहीं था जो चंद्रयान हम लोगों ने भेजा था, नासा ने भेजा, जितनी कीमत में उन्होंने भेजा था उसके कहीं कम कीमत में हम लोगों ने भेज दिया था, बहुत कम कीमत में।
क्यों? उन्होंने डायरेक्ट लैंड करवाया था मून पे, हमने मून पे डायरेक्ट लैंड नहीं करवाया, हम लोगों ने दिमाग यूज किया ताकि कम खर्च लगे। भाई अगर डायरेक्ट लैंड करवाओगे, यहां से डायरेक्ट सीधा लैंड करना है मून पे, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमने क्या किया, हमने एनर्जी को बचाया। जो यहां एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से लिया, थोड़ी एनर्जी लिया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। भाई दिमाग लगाया, जब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल किया। और फिर जब हमारा रॉकेट गया मून के पास, तो क्या किया, मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, तो उसमें एनर्जी कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये मून है, सीधे जा करके वो डायरेक्ट इस पे लैंड किए, हम डायरेक्ट नहीं लैंड किए, हम पहले गए इसके ऑर्बिट में, इसके पे चक्कर काटे, ऐसे ऐसे चक्कर काटे ऐसे, और धीरे 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 इसके पास आते हैं, इसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इस पे लैंड कर गए धीरे धीरे। वैसे ही अर्थ के पास जब अर्थ से बाहर निकले, तो पहले अर्थ से बाहर निकले इसकी ऑर्बिट में, इसके चारों घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर अपनी एनर्जी को यूज किया, इसने विस्फोट कराया, और विस्फोट कराया, जैसे ही कराया तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ गया, फिर जाके मून मिला, मून की तरफ घूमने लगा ऐसे, और धीरे धीरे इस पर लैंड किया। अब वो लोग डायरेक्ट यहां जाके सीधा मून पे जाके बैठ गए, तो उनको ज्यादा खर्च लग गया। हाँ फेल हुआ था, क्योंकि देखो अब चंद्रमा पे तो गए नहीं हो आप, है ना, तो वहां पे क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। जहां पे लैंड हुआ था वहां पे गहरी खाई टाइप के हैं ऐसे। देखो वैसे अभी आपको पता है चंद्रमा पे जगह जगह पे बहुत सारे गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और वो गड्ढे कहां से हैं, कैसे बने, आपको बता रखा हमने। चंद्रमा पे इतने गड्ढे क्यों हैं? यहां से जो देखते हैं लोग, कहते हैं ना, लोग प्रेम प्रसंग को जो जोड़ते हैं यहां से, चंद्रमा में दाग है, चांद में दाग है ना। अरे भैया वहां नहीं जाना है आपको। दाग क्यों, दाग नहीं है वो, उस पे एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अब गड्ढे कहां से बने? चलिए मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप सभी लोग, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, मुझे बताइए, चंद्रमा को हम लोग अपने घरों में अपने ऐसे बच्चों को जैसे कहते हैं ना, वो चंदा मामा है, चंदा मामा क्यों बोलते हैं? देखो हिंदुस्तान में जो भी कहावतें हैं, जो चली आ रही प्रथाएं, उनका कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसे नहीं बनी है। चंदा मामा क्यों बोलते हैं, अगर बता दिया तो सारा खेल यहीं से खत्म, आपको पता चल जाएगा गड्ढे क्यों है इसको। अच्छा आप बताइए, मामा किसको बोलते हैं? मामा उसको बोलते हैं, माँ के भाई को बोलते हैं। अगर मान लो हम चंद्रमा को मामा बोल रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी हमारी माँ है? तो पृथ्वी का भाई हो गया चंद्रमा हो गया। अच्छा अब बताओ भाई क्या करता है, भाई का फर्ज क्या होता है? बहन की रक्षा करना होता है। तो वही रक्षा, पृथ्वी की रक्षा कर रहा है चंद्रमा। अब कहोगे चंद्रमा कैसे रक्षा कर रहा है हमारी? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो रक्षा कैसे करता है? अंतरिक्ष में आपको पता है लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में उल्कापिंड घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड छोटे बड़े मिला के सब, और डेली अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ डेली हजारों की संख्या में उल्कापिंड आकर के पृथ्वी की ओर गिरते हैं। लेकिन कभी तुम्हारे घर पे गिरा है आज तक? तो यहां आने के पहले चंद्रमा ने कहा तुमको पहले हमारी बहन के पास जाने के लिए तुमको पहले हमसे टकराना पड़ेगा। तो जितने भी उल्कापिंड हैं वो पहले चंद्रमा पे जाके गिर जाते हैं। कैसे? क्योंकि पृथ्वी के बाहर तो मून घूम रहा है, और जैसे कोई पृथ्वी के पास आएगा तो पहले कौन खींचेगा? चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फील्ड खींचेगा, ये पहले हमारे पास आओ। अगर कोई एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा है, उसकी इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी है कि वो एनर्जी भाई के पावर से बाहर हो जाए तो सीधे बहन के पास आएगा, और बहन के पास आएगा सीधा विनाश करेगा वो। तो समझ गए होंगे उस पे गड्ढे क्यों हैं। जितने सारे उल्कापात होते हैं वो सारे पहले चंद्रमा पे गिरते, और आए दिन ढेरों उस पे गिरते, रोज गिरते हैं उल्कापिंड, उनके गिरने से वो गड्ढे बने हैं। आप सोचिए अगर चंद्रमा ना होता तो क्या होता? हम कहते धरती एक दिन में खत्म हो चुकी होती।
घर घर बनाने का नंबर ही नहीं आता। ये जो आप आज देख रहे हो भाई, पहले आप नहीं पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, सिंधु सभ्यता होती थी ना, सिंधु सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा थी, ये सब बहुत सारी थी। आज की जो सिविलाइजेशन चल रही है ये बनती ही नहीं अगर मून नहीं होता, क्योंकि आए दिन लगातार इस पे कोई ना कोई उल्का पिंड गिरता और जहां गिरता बम की तरह विस्फोट करता, वहां पूरा सब सत्यानाश कर देता। तो याद रखना, चंद्रमा को मामा का हेलियो बोलते हैं। लॉजिक है, ऐसे नहीं है हर एक चीज का। अब दूसरा हम आपको दे रहे हैं, आप ढूंढ के लाइएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, क्यों? शायद इसको भी बताया होगा, बताया, लेकिन तुम लोग भांग खा के आते हो। तो भैया इसको याद रख लीजिएगा, अब पढ़ के आइएगा इसको बहन क्यों बोलते हैं। हर एक चीज का लॉजिक होता है, पढ़ोगे तो जानोगे।